हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। यह एक आरएनए का ऐसा प्रकार है जो एमिनो अम्लों के परिवहन का कार्य करता है और ये एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों जो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो इस प्रक्रिया में आरएनए काम में आने वाला है। यदि हम आरएनए के बारे में पढ़ें तो आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और ये जो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं ये प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। दोस्तों यदि हम आरएनए के प्रकार देखें तो इसमें से एक प्रकार होता है वो होता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए और इस आरएनए के पास सूचनाएं पाई जाती हैं और वो सूचनाएं होती हैं वो आनुवंशिक कोड के रूप में पाई जाती हैं और फिर उन आनुवंशिक कोड के अनुसार एमिनो अम्ल का निर्धारण होता है और वो एमिनो अम्ल बाद में प्रोटीन बनाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन बनाने की सारी सूचनाएं होती हैं वो आनुवंशिक कोड के रूप में एमआरएनए के पास पाई जाती हैं। जो आरएनए का दूसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए और ये आरएनए होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम एक कोशिका में होता है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम के अंदर ही होता है। इस कारण बोला जाता है कि राइबोसोम होती है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है और वो राइबोसोम किसके द्वारा बनी होती है? वो राइबोसोम बने होते हैं आरआरएनए के द्वारा बने होते हैं। यदि हम बात करें आरएनए के तीसरे प्रकार के बारे में तो जो आरएनए का तीसरा प्रकार होता है वो होता है टीआरएनए। ये जो टीआरएनए होता है इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए और ये काम करता है एमिनो अम्लों के परिवहन का। दोस्तों ये जो एमिनो अम्ल होते हैं वो कोशिका द्रव्य में घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो कोशिका द्रव्य से उनको राइबोसोम तक पहुंचाना होता है और ये कार्य किया जाता है ट्रांसफर आरएनए अर्थात टीआरएनए के द्वारा। दोस्तों अभी हमने देखा है कि जो ये टीआरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में घुलित अवस्था में पाया जाता है। इस कारण से टीआरएनए को हम विलयशील आरएनए या हम एसआरएनए भी कहते हैं। एसआरएनए का मतलब हो गया है सोल्यूबल आरएनए। इसके अलावा जो ये टीआरएनए होता है एक ऐसा अणु होता है जो एमिनो अम्लों को ग्रहण करता है। इस कारण से इसको हम ग्राही अणु भी कहते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं। तो ये आरएनए के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों ही आरएनए होते हैं ये प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। दोस्तों यदि हम टीआरएनए की संरचना देखें तो ये टीआरएनए बना होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ये 5' to 3' की दिशा में पाई जाती है। ये जो टीआरएनए होता है इसके अंदर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है लेकिन ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये अपने ऊपर ही जुड़ जाते हैं और इससे एक विशेष प्रकार की एक विशेष आकृति की संरचना का निर्माण होता है जो टीआरएनए का निर्माण करती है। जो ये टीआरएनए की संरचना बनती है इसे कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल या तिपतिया घास मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये जो टीआरएनए की संरचना है इस टीआरएनए की संरचना में मुख्य रूप से 4 भुजाएं हैं और इसके अलावा एक छोटी भुजा है। मुख्य रूप से 4 भुजाएं हैं और इसके अलावा एक छोटी भुजा है। यदि हम पहली भुजा के बारे में बात करें तो वो होती है ग्राही भुजा और ये ग्राही भुजा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भुजा होती है ये एमिनो अम्लों को ग्रहण करने का कार्य करती है और इसी कारण से इसको कहा जाता है ग्राही भुजा।
ग्राही भुजा में जो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं ये इसके 3 डेज सिरे के ऊपर जुड़ते हैं और इसके 3 डेज सिरे पर एक नाइट्रोजनी क्षारकों का विशेष क्रम पाया जाता है जो होता है CCA और यहीं पर इस 3 डेज सिरे पर एमिनो अम्ल जुड़े जाता है। तो ये हो गई है ग्राही भुजा। इसके अलावा इसकी दो भुजाएं होती है, एक होती है डी भुजा और एक होती है टी साई सी भुजा। और इसके अलावा जो इसकी एक सबसे मुख्य भुजा होती है वो होती है एंटीकोडोन भुजा। अब ये एंटीकोडोन भुजा क्या है? ये जो एंटीकोडोन का मतलब होता है यहां पर एक नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह पाया जाता है और वो समूह होता है वो आनुवंशिक कोड का पूरक होता है, अर्थात पूरक नाइट्रोजनी क्षारकों का एक समूह पाया जाता है जो पूरक होते हैं आनुवंशिक कोड के। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो ये एंटीकोडोन भुजा होती है ये आनुवंशिक कोड को पहचानने का कार्य करती है और इसके बाद में उस आनुवंशिक कोड से जुड़ती है। दोस्तों इसी एंटीकोडोन के अनुसार यहां पर इस ग्राही भुजा से यहां पर एमिनो अम्ल जुड़ता है। तो कौन सा एमिनो अम्ल यहां पर जुड़ेगा उसका निर्धारण एंटीकोडोन भुजा के अनुसार ही किया जाता है। जब ये एमिनो अम्ल इस टीआरएनए के 3 डेज सिरे पर जुड़ता है तो इसे बोला जाता है टीआरएनए का आवेशीकरण। टीआरएनए के आवेशीकरण से क्या मतलब हो गया है? टीआरएनए का आवेशीकरण है कि जब टीआरएनए के 3 डेज सिरे पर एमिनो अम्ल आकर जुड़ जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है टीआरएनए का आवेशीकरण या आरएनए चार्ज हो गया है। तो ये प्रक्रिया थी या ये जो संरचना थी ये थी टीआरएनए की संरचना और इस संरचना को बोला जाता है क्लोवर लीफ मॉडल। दोस्तों जो ये संरचना आपको दिख रही है ये इसकी 2D संरचना होती है। 2D का मतलब द्विविमीय संरचना जो हम बोर्ड पर बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता से ये जो अणु होता है एक जटिल संरचना के रूप में पाया जाता है और जो इसकी 3विमीय संरचना होती है 3D स्ट्रक्चर होती है वो होती है जो इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है वो उल्टे L आकार की दिखाई देती है, इन्वर्टेड L आकार की ये संरचना दिखाई देती है। तो ये भी हमें याद रखना है। यदि इसकी हम द्विविमीय संरचना की बात करें तो वो होती है क्लोवर लीफ संरचना और इसके अलावा इसकी जो वास्तविक संरचना होती है जो इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है वो होती है उल्टे L आकार की। तो ये जो टीआरएनए का अणु है ये प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और वहां पर काम में आता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।